मेरा नाम नेहा चतुर्वेदी है, मैं नेशनल प्रोजेक्ट से हूँ। दिस इज द नेम ऑफ द प्रोग्राम विच वी आर डिस्कसिंग एंड द मेन फोकस इज दिस: एवरी सिंगल एक्सीडेंट ड्यू टू इररिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग इज प्रिवेंटेबल एंड 90% ऑफ द टाइम हमारा बिहेवियर ही होता है। वी आर द वन पुशिंग द ड्राइवर रश, राइट? इवन इन लॉन्ग ड्राइव्स हम कभी नहीं कहते ड्राइवर को कि 10 मिनट रुक जाओ हर 2 घंटे के बाद। एंड देन वी से कि हाईवे एक्सीडेंट्स ना, हमारे पास नॉमेनक्लेचर भी है, एक्सीडेंट के टाइप्स हैं, हाईवे एक्सीडेंट, ये एक्सीडेंट, वो एक्सीडेंट। बट ऑफ कोर्स उसके पीछे बिहेवियर होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम होता है, क्योंकि हम 120 प्लस की स्पीड पे जाते हैं, हम बिलबोर्ड साइन बोर्ड्स देख ही नहीं रहे होते। एट वॉट एज डिड यू स्टार्ट ड्राइविंग? आपने किस एज में ड्राइविंग स्टार्ट किया? 15 पे। You guys drive? What age did you start driving? 19. Very good. Okay. Learning license के लिए लीगल एज क्या है इंडिया में? 16 है। वो किसके लिए है? For two wheelers? Without gear. Isn't it very common to say boy is having a bike at the age of 16? कोई अनकॉमन चीज़ है? और क्या उसके पीछे पेरेंट्स नहीं होते हैं, जाओ ये सामान लेके आ जाओ? जो गली के कोने तक जाएगा वो मेन रोड तक भी जाएगा और आपको बता के नहीं जाएगा, राइट? इट्स ऑल अबाउट दैट फर्स्ट टाइम फियर। जैसे ही वो फर्स्ट टाइम फियर चला गया, हमारा रिस्क लेने का पोटेंशियल बढ़ जाता है। इट्स ऑलवेज फर्स्ट टाइम ना, फर्स्ट टाइम डन, फिर आपको पता भी नहीं कि गाड़ी कहाँ चल रही है और किस स्पीड पे चल रही है और किसको बिठा के चल रही है। यू डोंट नो एट ऑल। अभी हमारे डिस्कशन से ही समझ में आ रहा है कि हमारे बीच में ही लीगल एज से पहले हमने शायद ड्राइविंग शुरू कर दी थी, और बहुत पहले हमारे अंदर जो फियर था स्पीड का वो चला गया था, एक रिस्पॉन्सिबल एज आने के पहले चला गया था। एंड आई एम नॉट बायस्ड अमंग मेल्स एंड फीमेल्स, राइट? माइट बी आई एम पॉइंटिंग मोर टुवर्ड्स बाइक, बट स्कूटीज भी स्पीड अप करती हैं, इट्स वेरी कॉमन। Anyone here who drives like 500-600 kilometers plus? कोई है जो लंबा ड्राइव करता है? Sir, do you enjoy driving? No. Okay. At what age did you started driving? नहीं, we are not judging you. Don't worry. तो व्हाट टू से, इमेजिन कीजिए 10-12 साल का बच्चा है जिसका स्पीड को लेके फेयर चला गया। मुझे लगता है 4 व्हीलर के अंदर, क्योंकि हमारा फिजिकल कांटेक्ट जो है, वी हैव एन एंटिसिपेशन ना, हमें उतना डर लगता है। पर 2 व्हीलर जिसने चला लिया 10 साल 11 साल की उम्र में, एक बेसिक स्ट्रक्चर है 2 व्हीलर का या 4 व्हीलर का, हमारी बॉडी उसको भी सपोर्ट नहीं कर रही, राइट? सबको ना, मतलब वी आर वेरी मच ऑब्सेस्ड विद द फैंसी बाइक्स विदाउट नोइंग कि उस बाइक का वेट क्या है, और प्लस स्पीड जोड़ेंगे तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है। थोड़ा सा फिजिक्स में जाते हैं, आपकी बॉडी कैरी कर लेगी? और क्या आप उस स्पीड में होंगे जहां ब्रेक लगने के बाद गाड़ी या तो आपको लेके जाएगी साथ में या सामने वाले को लेके जाएगी? एंड अबव दैट व्हाट वी डोंट काउंट इज ड्राइविंग इज ऑलवेज, कोई एक्सीडेंट होता है ब्लेम किसके ऊपर होता है? ड्राइवर के ऊपर, राइट? बट देयर आर पेडेस्ट्रियंस ऑल्सो जो गाड़ी चला ही नहीं रहे एंड दे गेट बैडली हर्ट। There are animals who are never exposed to any vehicle driving. They get hurt. There are elders. अगर आप लोग देखेंगे, मतलब हम लोग शायद लोकलाइट्स हैं, ड्राइविंग इज ऑलवेज अ कम्युनिटी एक्टिविटी। ऐसा हो सकता है आज ना MP नगर से लेके मिनाल तक की मेरी रोड है, मैंने बनवा ली? नो, ड्राइविंग इज ऑलवेज अ कम्युनिटी एक्टिविटी। आप 2 व्हीलर चलाएं, 4 व्हीलर चलाएं, XUV लेकर आ जाएं, कुछ भी लेके आ जाएं। आजकल तो एयर स्पेस भी प्राइवेट नहीं है, वहाँ भी ट्रैफिक है। तो इमेजिन कीजिए कि जब वो कम्युनिटी एक्टिविटी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कम्युनिटी की पूरे की है, मेल फीमेल आप कोई भी हो। जैसे हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, आप घर से भी कर सकते हो। इंजॉय वाली बात है, मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। हमने यहीं एक सर्वे किया था एक ITI में, एंड वी आस्क्ड व्हाट 2 थिंग्स गिव्स यू एक्साइटमेंट। दोनों जवाब जो आए वो मैंने आपको पहले बताए थे, एक ड्राइविंग, दूसरा गेमिंग। और दोनों में
जो क्लिक है वो यही है कि वो जो स्पीड को लेके है ना, वो एक्साइटमेंट है, वो आपको एक्साइट करता है, आपके डोपामाइन लेवल्स उसको लेके, एक्साइटमेंट को लेके बढ़ जाते हैं विदाउट थिंकिंग ऑफ कि उसका इम्पैक्ट कहाँ तक जाएगा, किसी और पे भी जाएगा, आपकी लाइफ पे तो जाएगा पर किसी और की पे भी जाएगा। सिर्फ हेलमेट कितने लोग कैरी करते हैं कि मैं घर से बाहर जाऊंगा तो हेलमेट कैरी करूंगा ही करूंगा? नहीं, मैंने तो मैडम कैरी पूछा है ना। Whenever we see a traffic guy standing and checking, सबसे ज़्यादा सोशल कोऑपरेशन वहीं आता है। हम ह्यूमन चेन फॉर्म करते हैं अगले 1 किलोमीटर पीछे तक, तुम हेलमेट पहन लो, आगे चेकिंग हो रही है। बट हम वो रिवर्स कभी नहीं करते, आगे गड्ढा है, हेलमेट पहन लो, आप भी गिर जाओगे। ये किसी ने सुना है आपको कोई रोक के बोल रहा हो कि आगे बहुत कीचड़ है, बारिश में बहुत गड्ढा है? हम तो होशंगाबाद रोड को फेस करते हैं तो हमें तो पता है ट्रैफिक का मतलब क्या होता है, राइट? है आपने सुना है कोई आया पीछे से उसने आपको आके बोला ऐसा कर लो? हेलमेट के लिए हम पूरा भाईचारा दिखाते हैं, हेलमेट के लिए रुको रुको रुको, हेलमेट चेक हो रहा है, राइट? फटाफट गाड़ियां रुकेंगी, डिक्की खुलेगी और हेलमेट। जैसे ही पुलिस वाला हटता है ना, हम सबको इम्यूनिटी प्राप्त हो जाती है, हम अमर हो जाते हैं। फिर हमको किसी हेलमेट की, किसी सीट बेल्ट की जरूरत नहीं है, फिर हमारा एक्सीडेंट नहीं होगा, फिर यमराज हमको स्पेयर कर देंगे क्योंकि आज पुलिस वाला नहीं है। एंड ट्रस्ट मी, अगर किसी को भी लगता होगा ऐसा, आई ऑलवेज से 100 रुपये या 500 रुपये के फाइन से अगर जान बच जाती ना, तो हम सब ना किसी ट्रैफिक पुलिस वाले के सामने ही खड़े होते। सारी मम्माज अपनी बच्चों को लेके खड़ी होती है उनके सामने कि 500 रुपये ले लो और गारंटी हो गई कि एक्सीडेंट नहीं होगा मेरे बच्चे का। पर ऐसा कुछ नहीं होता। और वेन एवर वी आर ओवर कॉन्फिडेंट ना कि नहीं होता, ट्रस्ट में उसी दिन होता है। हम गलत मैनिफेस्टेशन के लिए उसी दिन जा रहे होते हैं और एग्जाम्पल भी हम सेट कर रहे होते हैं। हम अपने बच्चे को गाड़ी में लेके जाते हैं और 120 पे चलाते हैं और फिर कहते हैं ऐसा मत करना, इससे एक्सीडेंट हो जाता है। देन एंड देयर इट्स डन। सेफ्टी रूल्स को लेके आई वुड लाइक टू हियर फ्रॉम द गर्ल्स। आर यू गाइज अवेयर ऑफ सेफ्टी रूल्स? EVS क्लास 1st 2nd में आ जाता है, आई थिंक CBSE में सेफ्टी रूल्स वहां से स्टार्ट होता है ना EVS में। एक वो चार्ट मिलता है जब हम जाते हैं अपना वो बनवाने के लिए ना, लाइसेंस बनवाने जाते हैं, अगर हम जा रहे हैं तो, बाकी शॉर्टकट सबको पता है। अगर हम लाइसेंस बनवाने जाते हैं तो एक चार्ट मिलता है, उस पर आइकन्स बने होते हैं, बताना होता है कि वो आइकन किस चीज़ का है, और एक छोटा सा ड्राइविंग टेस्ट देना होता है। वो जो ड्राइविंग टेस्ट हम देते हैं ना, वो आइडियल कंडीशंस में है। हमारे सामने से कोई ट्रक नहीं आ रहा है, हमारे सामने से कोई ड्रंक नहीं आ रहा है, एंड हम हाईवे पे हैं तो हमारे ऊपर कोई फुल बीम से लाइट नहीं डाल रहा है। स्पेशली आई कैन सी द पीपल वेयरिंग स्पेक्स हियर, दे कैन अंडरस्टैंड कि आप हाईवे पे ड्राइव कर रहे हैं, आपने चश्मा लगाया हुआ है और कोई लो बीम नहीं करता, सामने वाला आदमी फ्लैश आउट है। मतलब भगवान भरोसे का लिटरल मीनिंग ये है। क्यों? क्योंकि सेफ्टी रूल्स में वो इंक्लूडेड कहाँ था, कहाँ लिखा है? कहीं लिखा है? कहीं नहीं लिखा। आप किसी ड्राइविंग, अगर आप किसी लर्निंग लाइसेंस वाले के साइड से निकलते हैं तो आप उसके पड़ोस में हॉन्क नहीं करेंगे क्योंकि वो कॉन्शियस हो जाएगा, लर्निंग पे है। ठीक, कहाँ लिखा है? कोई एजेड आदमी अगर गाड़ी चला रहा है, इवन वी डोंट माइंड ओवरटेकिंग एन एम्बुलेंस। डैम इट, व्हाट इज द अर्जेंसी? हमें एम्बुलेंस से भी ज़्यादा अर्जेंसी है, उसको भी ओवरटेक करना है। बट येस, वी डू इट, इट्स वेरी कॉमन प्लेस सीन, एंड एट टाइम्स वी ब्लेम द यंगस्टर्स एंड टीनेजर्स, बट नो, हमें भी ऑफिस जाने की जल्दी है। हम घर से 10 मिनट लेट निकले ना, दैट 10 minutes वी वॉन्ट टू मेक आउट इन आ जर्नी, और ये गारंटी भी नहीं कि हम घर पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे उसके बाद में। योर फैमिली इज वेटिंग, बट हम घर से 10 मिनट लेट निकले, हमें टाइम से पहुंचना है। एंड ट्रस्ट मी, इट डजंट मैटर इफ समवन इज एक्चुअली, किसी ने मैथ्स पढ़ा हो, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा हो, तो आपके 10 किलोमीटर स्पीड बढ़ाने से एक्चुअली कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है 2-4 मिनट से ज़्यादा। बट येस, वी डू इट, एंड दैट एवरीथिंग व्हाट आई एम सेइंग इज अ पार्ट ऑफ बिहेवियर। ये हमारे बिहेवियर का पार्ट है। ऐसे बहुत सारे लोग जो कह रहे होंगे नहीं नहीं एवरी पॉइंट पे कि नहीं नहीं हाँ इज सेइंग दिस, पर हम ऐसा नहीं करते, राइट? बट आपके साथ जो 10 गाड़ियाँ और चल रही हैं उसमें से 8 अगर ऐसा कर रही हैं
तो आप सेफ हो क्या? आपने कुछ भी गलत नहीं किया है, बट आप एक्सीडेंट को अवॉइड नहीं कर पा रहे क्योंकि आप तो ठीक कर रहे हो बट आपके साथ के 8 लोग ठीक नहीं कर रहे और आप उनको नहीं टोक रहे हो। कितनी बार आप लोग कैब्स यूज करते हैं मैम? कितनी बार हम जानने की कोशिश करते हैं लेट, स्पेशली लेट आवर्स में, कि ड्राइवर ड्रंक तो नहीं है। भले हमें आधा घंटा लेट हो जाए, हमें कैब देर से मिले, पर एक बार हम चेक कर लें तो क्या, जैसे ही जब तक हम रेजिस्ट करना शुरू नहीं करेंगे तब तक बिहेवियर चेंज नहीं आएगा। स्पेशली अगर जब हम अपनी डॉटर्स के साथ या बच्चों के साथ स्पेशली कैब बुक करके जाएं तो जानबूझ के ड्राइवर को उनके सामने पूछें या उसे ऑब्जर्व करें ताकि उन्हें पता चले कि मम्मा चेक करती है, पेरेंट्स चेक करते हैं। जैसे ही आप ड्रंक ड्राइविंग को रेजिस्ट करना शुरू करेंगे ऑटोमेटिकली उनका नंबर कम हो जाएगा। जब तक उन्हें बिजनेस मिल रहा है उनका बिहेवियर क्यों चेंज होगा ना। आपका पैसिव पार्टिसिपेशन भी इंपॉर्टेंट है बिहेवियर को चेंज करने के लिए। डू यू थिंक यू अबाइड बाय दोज रूल्स? मैम इज वेरी कॉन्फिडेंट, बाकी आवाज नहीं आ रही। 80%। एनीवन एल्स? 50-50। ये और फ्रैंक है। Who said 100%? Wonderful। अभी जो हमारे पास सबसे क्रूशल नंबर आया वो 50-50 आया है, तो लेट्स डू इट एट 50-50। तो हम 6000 को 3000 तो कर ही सकते थे। ग्लोबली अगर 6000 लोग रोज़ मरते हैं और अगर हम सब 50-50 पे हैं तो हम 3000 लोगों की जान रोज़ बचा सकते थे, जो हम नहीं कर रहे। लगभग 150 लोग तो सिर्फ इंडिया में रोज़ मरते हैं और ये वो नंबर है जो रिकॉर्ड होता है। हम रिमोट एरियाज़ में, जैसे बहुत जो ईस्ट के इंटीरियर में, बहुत रिमोट एरियाज़ में तो बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड ही नहीं होती। ये रिकॉर्डेड नंबर है कि 150 तो हम कह रहे हैं कि हाँ ये लोग सर्वे वाले उन तक पहुँच पाए, रिकॉर्ड हुआ, आरटीओ में आया, ये वो नंबर है। तो 150 पे फाइनल करते हैं। तो हम 75 लाइफ्स अगर हम 50% ज़्यादा फॉलो कर लेते तो रोज़ बच जाती। डेफिनेटली मैटर्स। और उसमें 75 में से भी शायद ऐसे लोग होंगे जो ड्राइव कर ही नहीं रहे थे, दे जस्ट गॉट इनटू दिस रोड क्रॉस करते हुए, क्योंकि पेडेस्ट्रियंस के लिए भी रूल्स हैं पर जल्दी उनको भी है। यू विल सी ना, वी आर ड्राइविंग एंड समवन इज कमिंग विद अ पैट, वो अपने पेट को लेके रोड क्रॉस कर रहे हैं। पीपल विद द सेल फोन्स, राइट। आप कंटिन्यूसली बहुत जोर जोर से फोन पे बातें कर रहे हैं और आप ड्राइवर के नेक्स्ट सीट पर बैठे हैं। आपने ड्राइविंग में कुछ नहीं किया पर आपने ड्राइवर के साथ में क्या किया। जब हमारा फैमिली मेंबर ड्राइव कर रहा होता है, हम आउट स्टेशन जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, उसके साइड वाली सीट पे सोना मत, पर उसकी साइड वाली सीट पे बैठ के स्मोक मत करना, उसकी साइड वाली सीट पे बैठ के जोर जोर से फोन पे बातें मत करना, उसके लिए डिस्ट्रैक्शंस मत करना। इवन देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग आई जस्ट ऑब्जर्व, आई वाज ऑन द वे टू अहमदाबाद। वो जो मिरर लगा होता है ना सामने रियर व्यू के लिए, ड्राइवर के सामने कार में, उसमें यूट्यूब पे गाने चल रहे हैं। हाउ अमेजिंग। मतलब ड्राइवर जो है उसकी एक साइड साइन बोर्ड है, एक साइड से वो सामने यूट्यूब पे गाने देख रहा है और बाकी जो लोग हैं वो भगवान भरोसे हैं। कोई तो इतनी देर में गाना आता होगा ना जो उसकी पसंद का भी होगा, बस उसकी पसंद का गाना आया, बाकी फिर आप जानो। एंड वी हैव सच हाई एंड व्हीकल्स जिसमें हम एयर बैग्स बोलते हैं, बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स बोलते हैं, बट उन गाड़ियों की एक बहुत अच्छी बात जो बोली जाती है, जो मुझे इंडिया में रह के पसंद नहीं, कि बड़ी स्मूथ ड्राइव है। स्मूथ ड्राइव का मतलब ये है कि गाड़ी जब फुल्ली पैक हो जाती है तो स्पीड का इम्पैक्ट अंदर पता नहीं चलता, गाड़ी हिलती नहीं है। तो सिर्फ ड्राइवर को भी शायद बीच में पता चलता है कि 120 कब क्रॉस हो गया, बाकी लोगों को तो पता ही नहीं है क्योंकि इम्पैक्ट ही नहीं आ रहा, हम तो सोते हुए जा रहे हैं। हमारे रोड की कंडीशंस के हिसाब से गाड़ियाँ कितनी भी अच्छी आ जाएं, हमारा बिहेवियर नहीं बदल रहा तो फिर कोई मतलब नहीं है। और जितनी हाई एंड गाड़ियाँ आएंगी, जितने सेफ्टी फीचर्स ज़्यादा आएंगे, उतना केयरलेस ड्राइविंग बढ़ा दी जाए, क्या आप और केयरलेस हो जाओ? नो, लाइफ तो उतनी ही रिस्क पे है। क्या सिर्फ एडवेंचर के लिए? इसका आंसर कोई कुछ भी दे वो मुझे पता है। सिर्फ फन के लिए, सिर्फ मज़े के लिए रैश ड्राइविंग करी है, ओवरटेकिंग की है, ये ऐसे ही 4 बार हॉर्न बचा के कहीं से निकले साइड से? 10 साल पहले पॉसिबल था, नहीं है मैडम। हाँ तो किया तो था ना, तो 10 साल पहले किया था तो मतलब एक बार कर लिया ना। सी इट इज़ लाइक ह्यूमन ब्रेन इज अकस्टम्ड फॉर इट।
वी आर ऑलवेज हेजिटेंट फॉर फर्स्ट टाइम. ट्रस्ट मी, एक बार कर लिया वो दोबारा हो जाता है, राइट? सिर्फ मजे के लिए, सिर्फ फन के लिए. और ट्रस्ट मी, वो 4 साल का बच्चा जो था ना, जो खेलने में गाड़ियां एक दूसरे से टकरा रहा था, रैमिंग कर रहा था, ये बच्चा वहीं से बड़ा हुआ है, गेम्स में कर करके. बिकॉज वहां से मजा आना शुरू हुआ, एडवेंचर के लिए, फन के लिए, एक्साइटमेंट के लिए, एंड वन मोर थिंग, शो ऑफ करने के लिए. और जब एक मतलब आप देखेंगे ना, यंगस्टर्स बैठते हैं तो दे एक्चुअली ग्लोरीफाई इट, बताते हैं, दे रोमांटिसाइज द एंटायर सीन. आई वॉज ऑन बाइक, आई वॉज ड्राइविंग एट दिस स्पीड, एवरी वन वॉज लुकिंग एट मी, एंड दे गिव अ जस्टिफिकेशन ऑल्सो. इतनी महंगी बाइक ली है. नहीं मैडम, साथ में नहीं हो, पड़ोस में चल रही हो तो भी चलता है. नहीं नहीं, पड़ोस में स्कूटी चल रही हो तो भी होता है मैम. मैम स्पॉन्डिलाइटिस वहीं से आ रही है, तो बाद में जाके वैसा हो जाता है. पहले तो सीट पे ऊपर, फिर 3 इंच हील्स पे, हाँ फिर 3 इंच हील पे, मैम स्पॉन्डिलाइटिस वहीं से आती है फिर. तो देखो गर्ल्स को कितना मजा आ रहा है पीछे. तो जस्ट एक और चीज, द वर्ड प्रोटोकॉल, वी इंडियंस नो इट वेरी वेल. प्रोटोकॉल मीन्स जैसे ही कोई मिनिस्ट्री का व्हीकल, वीवीआईपीज, उनके व्हीकल्स निकलते हैं तो हम कितने सिविलाइज्ड हो जाते हैं अचानक से. क्यों? ओनली देयर लाइफ, देयर सिक्योरिटी इज इंपॉर्टेंट. प्रोटोकॉल की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? जुडिशरी एक्शन में कब आती है? जब घटना घट चुकी होती है, बहुत डायर पनिशमेंट होगी. पनिशमेंट क्राइम करने की होती है, इंटेंशन रखने की थोड़ी ना होती है. और जिसका लॉस होता है सिर्फ उसे समझ में आता है. इट्स नॉट विद द लाइफ. आई एम टेलिंग यू, इवन द वर्स्ट केसेस, समवन इज बेड रिडन फॉर द एंटायर लाइफ, गेटिंग पैरालाइज्ड. हम उस चीज का इंतजार ही क्यों कर रहे हैं? ये वो कोई प्रोटोकॉल लाएगा, कोई रूल्स लाएगा. स्पीड लिमिट के लिए स्पेशली एनीवन हैज लाइक, कोई बहुत फ्रीक्वेंट है होशंगाबाद रोड पे ड्राइव करता हो 2 व्हीलर? स्पीड लिमिट साइन लास्ट टाइम कहाँ देखा था? पता नहीं मैडम, कभी नहीं देखा. ठीक है, हम अंडर ब्रिज से चलेंगे और ज्ञानगंगा एकेडमी तक जाएंगे और 3 साइंस हैं स्पीड लिमिट के. क्यों हैं? क्योंकि वो कंपल्शन है कि स्कूल के इतने एरिया में एक साइन लगाना है, तो हमने कोने में लगाया हुआ है. उसके ऊपर 4 कोचिंग वाले अपने लगा जाएंगे पेस्ट, राइट? हम स्पीड लिमिट या जो भी साइंस लगे हैं, हम ज़्यादातर ऐसा होता है कि हम सामने वाले को फॉलो करें. हाईवे पे स्पेशली हम सामने वाले की लाइट को फॉलो करके चल रहे होते हैं. हाईवे पे लाइट्स नहीं होती ना, तो हम सामने वाले की लाइट को फॉलो करके चल रहे होते हैं. बट वो फॉलो करने में हम डिस्टेंस कई बार मिसजज कर लेते हैं. आपको नहीं पता कि सामने वाली जो गाड़ी चल रही है 120 की स्पीड पे, उसके आगे स्पीड ब्रेकर था, तो वो अचानक से रोकेगा क्योंकि उसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा थी और आप उसको फॉलो कर रहे थे. रात में बिल बोर्ड्स, साइन बोर्ड्स देख के चलने की हैबिट हमारी तो अभी तक नहीं है. और ज़रूरी नहीं है कि आप जिस पर्टिकुलर रूट को बहुत फ्रीक्वेंटली, मैं इंदौर भोपाल बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करती हूँ, तो ड्राइवर के साथ साथ मुझे भी याद हो गया. बट ज़रूरी नहीं है ना कि वहाँ चेंजेस नहीं हो रहे हैं. गड्ढा कहीं भी हो सकता है, स्पीड ब्रेकर चेंज कहीं भी हो सकता है. बट yes, we do wait for something to be done from the side of government, रोड सेफ्टी, ट्रैफिक वाला कुछ करेगा तो हम उस पर रिएक्ट करेंगे. हम एक्ट नहीं करेंगे, हम रिएक्ट करेंगे सिर्फ. Repercussion is a very, very, very difficult word, first to pronounce and second to understand. Repercussion, anyone, like I am from literature, so repercussion word का exact meaning ये है कोई ऐसा बहुत बुरा consequence या impact आपके न चाहते हुए भी हो जाए, कि आपका इंटेंशन नहीं था कि इतना बुरा आपके हाथ से हो जाएगा बट हो गया. वेरी डायर कॉन्सिक्वेंस, दुष्परिणाम का भी हायर, जब सुपरलेटिव डिग्री होता है ये वर्ड. और एक्सीडेंट्स के केस में ऐसा ही होता है. आप नहीं चाहते ना आपके हाथ से कोई मर जाए. कौन सोच के निकलता है कि आपके हाथ से कोई मर जाएगा?
कौन सोच के निकलता है कि कोई जिंदगी भर के लिए आपकी वजह से हैंडीकैप हो जाएगा? एंड वो जो गिल्ट है, पनिशमेंट होगी, वो सब तो बात की बात है, लीगली जो होगा, बट वो जो गिल्ट है ना, दैट लास्ट फॉर द लाइफ टाइम. एंड गॉड फॉरबिड इफ एनीवन लूजेस अ लाइफ, देयर इज फैमिली ऑन द बैक. ये कुछ मेजर सर्वे के अकॉर्डिंग ये जो मेजर रीजंस हैं जिसकी वजह से ओवर स्पीडिंग से होता है, रैश ड्राइविंग से होता है, ड्रंकन ड्राइविंग एंड इंटॉक्सिकेटेड ड्राइविंग. इंटॉक्सिकेटेड मीन्स यू आर टेकिंग एनी अदर फॉर्म ऑफ ड्रग और एनीथिंग दैट इज affecting your nervous system, that is affecting your decision making, your reaction time. Sometimes even a high end medication can also do it. medicine से भी होता है. Others infrastructure, weather condition, इसमें हम शायद कुछ नहीं कर सकते. Affect, ये जो अफेक्ट इसमें लिखे हैं कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस आफ्टर द एक्सीडेंट, हाँ ये बहुत रियल है, लोगों के साथ सही में होता है कि जिन लोगों ने बहुत डायर या हाईवे एक्सीडेंट्स देखे होते हैं वो टीवी पे भी ऐसा कोई सीन नहीं फेस कर पाते. अगर वो स्क्रीन पे भी वो चीज़ देख रहे हैं तो उन्हें एंजाइटी शुरू हो जाती है, या काफ़ी दिनों तक वो खुद ड्राइव नहीं कर पाते, या कोई फैमिली मेम्बर भी ड्राइव करता है तो वो जो एंजाइटी है, वो डर जो है वो बना रहता है. लोगों को लाइफ लॉन्ग, मतलब कुछ भी नहीं हो रहा है, गाड़ी ठीक भी चल रही है ना, तो हेलुसिनेशन होने लगता है कि नहीं एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट हुआ. हैवी व्हीकल्स को लेके डर हो जाता है और वो लाइफ टाइम चलता है. लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस इन ड्राइविंग थोड़े दिन तो होता है. फाइनेंशियल लॉस, ऑफ कोर्स गाड़ी का हो, मेडिकल एक्सपेंसेस हो, फाइनेंशियल लॉस है जो मतलब दैट इज़ नॉट अ वेरी सीरियस थिंग टू. लॉस ऑफ टाइम, जॉब एंड बिजनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप किसी परमानेंट डिसेबिलिटी में जाते हैं तो आप भी जानते हैं कि शायद आज आप जिस जॉब के लिए सूटेबल हैं उसके लिए नहीं होंगे. अपार्ट फ्रॉम डिप्रेशन है, मेंटली आप जिस चीज़ से गुजरते हैं, फिजिकली जिस चीज़ से गुजरते हैं, बट शायद वो जो लाइफ लॉन्ग जो आपके अंदर जो वो लॉस आ गया वो कभी रिकवर नहीं होगा. परमानेंट डिसेबिलिटी के केस में वो आई एम टेलिंग यू सिर्फ वो 10 मिनट का क्रेज बहुत बुरा निकलता है लाइफ टाइम के लिए. लॉन्ग लास्टिंग मेडिकल साइड इफेक्ट्स, मेडिकल साइड इफेक्ट्स में आई एम अगेन सेइंग कि सिर्फ फिजिकल नहीं होते, जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं. छोटे बच्चे अगर कार में आगे बैठे हों और एक्सीडेंट हो जाए, वो लाइफ लॉन्ग ट्रॉमा में हो जाता है. उनकी थेरेपीज़ करनी पड़ती हैं कि उनको हमेशा के लिए वो डर बैठ जाता है कि अगर हम जाएंगे तो ऐसा होगा, भले वो 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, कोई भी हो. ये शायद, हाँ मैंने बोला था 415 है. इंडिया में लगभग 415 लोग रोज़ मरते हैं. जो नंबर सिर्फ जो ये रिकॉर्डेड नंबर है, इसमें वो भी चीज़ें होंगी जो शायद रिपोर्ट नहीं होती होंगी. 70% आर इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 45. ये कैजुअलिटीज़ है. अफेक्टेड लोग शायद ज़्यादा हो सकते हैं. हो सकता है कि 18 to 45 का आदमी ड्राइव कर रहा हो और उसके साथ में फैमिली भी हो. योर फैमिली, देयर टाइम, मनी टू सफ़र. फैमिली जिस तरह से सफ़र करती है वो हम सब अंडरस्टैंड कर सकते हैं. 6,000 पीपल डाई एवरी डे. अगर आप लोगों में से कोई जहाँ से जाके अगर एक बार देखना चाहे तो WHO की साइट पे एक क्लॉक कंटिन्यूस चलती है. जैसे ही 17 सेकंड पूरे होते हैं एक नंबर है उसमें 1 ऐड हो जाता है. आप पूरा दिन देखिएगा, एवरी 17 सेकेंड देर इज अ एडिशन ऑफ 1. WHO एक नंबर उसमें ऐड हो जाता है और वो नंबर काउंट चलता रहता है कि इतने लोग अभी तक मर गए. हर 17 सेकंड में एक आदमी मर रहा है एक्सीडेंट से. सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ड्रंकन ड्राइविंग इज अ सीरियस बिहेवियरल प्रॉब्लम एंड ऑल्सो द थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन ऑल द एज ग्रुप्स ग्लोबली. ड्रंकन ड्राइविंग को बिहेवियरल प्रॉब्लम क्यों बोलते हैं? बिहेवियर प्रॉब्लम एक बहुत पर्सनल चीज़ है, इसको बाहर से कोई अफेक्ट नहीं कर सकता. बिहेवियर आपका सबसे पर्सनल एलिमेंट है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता. इट इज़ ओनली यू हु कैन स्टॉप योर सेल्फ फॉर डूइंग दिस. इट्स यू हु मेक द चॉइस ना कि हाँ मैंने ड्रिंक भी किया है और अब मैं ड्राइव भी करूँगा. हार्डली ऐसा होता है किसी ने आपको फोर्स किया. यू आर आउट फॉर अ पार्टी एंड यू आर कमिंग बैक होम. यू आर विद अ ग्रुप एंड यू फाउंड अरे अभी तो कम पड़ गई, चलो लेने चलते हैं. राइट? इफ यू आर द होस्ट देन इट इज तो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे ही जाना है लेने के लिए. एंड इफ द फीमेल्स अदर्स हु आर नॉट ड्रिंकिंग अराउंड, अगर वो पिच इन नहीं कर रहे हैं तो वो इक्वली उतना ही पार्टनर है उस चीज़ में. अगर आप नहीं रोक रहे हो तो भी उतना ही बड़े पार्टनर हो आप.
ये मैं पब्लिकली नहीं पूछ रही हूँ, बट जो लोग ड्रिंक करते हैं उनको पता होगा. What is the reason of taking alcohol? You want to slow down, right? कि थोड़ा सा दिमाग शांत होता है. दिमाग शांत इसलिए होता है कि अल्कोहल आपके सोचने समझने की शक्ति को कम कर देता है. You feel relaxed. It works on your nerves, right? ये पता है कि हम चिल करने आए, हम पार्टी करने आए, अल्कोहल से ये काम होता है. और उसके बाद एक चीज़ और होती है, एक बहुत मतलब वो है जोक आप लोगों ने सुना होगा कि ड्रिंक करने के बाद ना बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने लगता है इंसान. ड्रिंक करने के बाद बहुत अच्छा डांस करने लगता है. क्यों करने लगता है? क्योंकि हमारी रिस्ट्रिक्टिंग एबिलिटी बढ़ जाती है, हमारे अंदर इनहिबिशंस बहुत कम हो जाते हैं, हमें हेजिटेशन नहीं हो रही होती है, क्योंकि हमारा ब्रेन उस तरह से काम नहीं करता जिस तरह से जनरल कंडीशंस में करता है. तो जब इतना सब हो जाता है तो डेफिनेटली हम ड्राइव भी बहुत खुल के करते हैं. हमें रिस्ट्रिक्टिंग एबिलिटी बढ़ गई, हम तो स्पीडोमीटर देख ही नहीं रहे, राइट? और सबसे अमेजिंग चीज़ ये होती है कि हम बाइक उठा के चल दिए या हम गाड़ी उठा के चल दिए जो फ्रेंड की थी, हम यूज़र फ्रेंडली भी नहीं है ना, हम उसके लिए प्रैक्टिस्ड भी नहीं थे, हमें नहीं पता था कि उसमें ब्रेक कितनी देर में लगता है. हो सकता है उसने ना मेंटेनेंस कराया हो गाड़ी का. नोइंग ऑल दैट वी टेक द डिसीजन टू ड्रिंक एंड ड्राइव. आज तो तेरा भाई गाड़ी चलाएगा, यस, आज तो भाई तेरा गाड़ी चलाएगा. ये बहुत मतलब दिस इज समथिंग, इट्स लाइक, एंड स्पेशली इफ यू आर इन अ, अगर ऑफिस की गैदरिंग है और वी हैव समवन टू इम्प्रेस, देन डेफिनेटली फिर तो करना ही है. तो नोइंग ऑल दैट आपका रिएक्शन टाइम स्लो हो जाता है. रिएक्शन टाइम स्लो होने का मतलब ये है कि आप जितना जल्दी ब्रेक लगा सकते थे उतना जल्दी आपने ब्रेक नहीं लगाया. आप जितना जल्दी गाड़ी को साइड में कर सकते थे आप नहीं कर पाए, क्योंकि ब्रेन उतना जल्दी डिसीजन नहीं ले पाया. dampens human fears and incites human to take risk. फियर कम हो जाता है, रिस्क लेने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, आपका डोपामाइन लेवल बढ़ा हुआ होता है, एक हैप्पी फीलिंग, एक्साइटेड फीलिंग आपके अंदर ऑलरेडी होती है. यू वांट टू मेक मोस्ट आउट ऑफ इट, कि इससे हम और कितना मजा ले सकते हैं, कितना एंजॉय कर सकते हैं. लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, दिस इज वेरी कॉमन. आफ्टर कपल ऑफ पैक्स यू डोंट नो वेयर इज द बॉटल्स कैप. तो आपका बहुत छोटे बच्चों के केस में हम बोलते हैं फाइन मोटर स्किल्स. जब आपका दिमाग, आपकी उंगलियां और आपकी आंखें कोऑर्डिनेट करके काम करती हैं, इसको हम लोग फाइन मोटर स्किल्स या किनेस्थेटिक्स बोलते हैं. तो अल्कोहल का इफेक्ट होता है तभी तो पीते हैं, राइट? तो फिर आपकी जब कोऑर्डिनेशन ही नहीं हो रहा और आप गाड़ी लेके निकले हो, मतलब आप अपनी बॉडी का ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, और आपको एक फॉरेन बॉडी को कंट्रोल करना है, आपको एक गाड़ी को कंट्रोल करना है, और वो स्पीड भी है, उसमें सब कुछ नॉर्मल है गाड़ी में. हाँ, वो एक्सीलरेटर उतना ही चलेगा जितना पहले चलता था. उसे नहीं पता कि आपने ड्रिंक करा हुआ है. रिड्यूस्ड कंसंट्रेशन, ये सबको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है. डिक्रीज्ड विजन, ये बहुत लोग नहीं मानते हैं. डिक्रीज्ड विजन मैं इसलिए भी बोल रही हूँ कि कई बार कफ सिरप का डोज बढ़ा के देखिएगा. लिटरली कफ सिरप में पोटेंसी होती है कि वो आपको थोड़ी देर के लिए नम कर दे. बहुत सारी मेडिसिन में भी होती है, जिसमें आप जाएंगे तो डॉक्टर आपको बोलता है, कभी किसी का मेजर एक्सीडेंट हुआ हो और अगर उसको पेन किलर्स दिए, डॉक्टर कहता है इसको लेके ड्राइव मत करिए, ड्राइव नहीं करना. तो ये तो हुआ साइड इफेक्ट. हमें तो इफेक्ट ही वही चाहिए था, इसीलिए तो पी थी. हमारा तो फोकस ही वही था ना. और उसको और वो करने के बाद हम गाड़ी लेके चले और उसके बाद एक्सीडेंट होता है, तो आप अपनी लाइफ तो रिस्क में ला ही रहे हैं. जिसके साथ कर रहे हैं सामने वाले ने ड्रिंक नहीं किया था, हो सकता है वो सिर्फ रोड ही क्रॉस कर रहा था. फिर आप कहती कि अरे हमें क्या पता था, कुत्ता बीच में आ गया. कुत्ते को क्या पता था कि आपने पी रखी है. तो ऐसे हो या वैसे हो, और उसके बाद जो शेम उसके साथ में जुड़ के आती है ना, जब लोग कहते हैं कि अरे, मतलब नहीं भी पता होता ना, मैं कई बार कह देते हैं किसी का एक्सीडेंट होता है तो अरे पी रखी होगी. पेपर में आता है ना, दिन यहाँ एक्सीडेंट हो गया. हमारे न्यूज़पेपर तो कंप्लीट ही नहीं होता जब तक हम एक्सीडेंट की न्यूज़ नहीं हो 2-4, तब तक न्यूज़पेपर कैसे कंप्लीट हो जाएगा. हमने उसको नॉर्मलाइज कर लिया है अपनी लाइफ में कि हाँ कोई तो कोई मरेगा ही मरेगा. तो सारे इम्पैक्ट, सारे इफेक्ट्स आपको पता है कि अल्कोहल के क्या होते हैं, और उसके बाद हम एक डिसीजन लेते हैं कि हमें ड्राइव करना है, और उसके बाद ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि एक्सीडेंट नहीं होगा, हम अपना भी नुकसान नहीं करेंगे, और हम कॉन्फिडेंट हैं कि हम किसी और का भी नहीं करेंगे.
अभी इतना देर हम लोगों ने जो डिस्कशन किया, हाउ मेनी ऑफ यू एग्री, रेज योर हैंड, कि प्रॉब्लम बिहेवियर में है, इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं है, या इंफ्रास्ट्रक्चर में कम है, बिहेवियर में ज़्यादा है? प्लीज़ रेज योर हैंड इफ़ यू एग्री। 1 जना, 2, 3, 4, 5, 6। तो इतना देर के बाद में समझ में आया कि माइंडफुल एंड कॉशियस आप ही हो सकते हो, कि आप ही ड्राइव कर रहे हो, डिसीजंस आपके साथ में ही हैं, तो ऑब्वियसली यू आर द वन हु नीड टू चेंज एंड ऑफ कोर्स द वन हु इज नॉट ड्राइविंग। सो बेटर कि हम अपने बिहेवियर में चेंज लाने की कोशिश करें। 1% भी चेंज आता है तो 6000 में से हम 60 लोगों को बचा लेते हैं, जस्ट बाय 1%, राइट? वी आर जस्ट गोइंग टू वॉच द वीडियोज, दे आर रियल लाइफ स्टडीज़, मतलब फैब्रिकेटेड नहीं है, जिन लोगों के साथ एक्चुअली हुआ है उनकी खुद की स्टोरीज हैं। प्लीज़ स्पेयर योर टाइम, थोड़ा सा ध्यान से आप अगर उनको देखेंगे तो यू विल एक्चुअली फील कि जो मैंने इतनी देर में बताया था वो सही में रियल लाइफ में हुआ भी है। प्लीज़ वॉच द वीडियो। मेरा नाम यश बादल है। 2014 में मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था, कार एक्सीडेंट, बहुत ख़तरनाक कार एक्सीडेंट था। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज मैं आपके साथ यहाँ बैठ के बात कर रहा हूँ उस बारे में। मैं अपनी 6 महीने पुरानी गाड़ी में बैठ के जब निकला पीने के बाद, तो मेरे घर के पास एक पुलिया थी, पुल था, और उसकी रेलिंग से मेरी गाड़ी टकरा के मेरी गाड़ी लटक गई उस नाले के बीच में। मतलब मैं गिर सकती थी गाड़ी, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी मेरी टकराई मेरे एयर बैग्स खुल गए। नतीजा ये हुआ कि मैं तो बच गया, लेकिन मेरी गाड़ी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई। बहुत ही ख़तरनाक एक्सीडेंट था। लोगों ने आके रेस्क्यू किया, मुझे वहाँ से निकाला, बचाया। गाड़ी में सीट बेल्ट लगी हुई थी, मैं फंसा हुआ था और गाड़ी मेरी लटकी हुई थी, तो लेकिन मैं बच गया। ज़्यादातर समय अगर शाम को मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ तो मैं पीने के बाद ही घर आ रहा हूँ, उसको अपनी गाड़ी को, अपने 2 व्हीलर को चला के आ रहा हूँ। तो मुझे आदत थी कि मैं कर सकता हूँ, मैं मैनेज कर सकता हूँ, मैं हैंडल कर सकता हूँ, मुझे दिक्कत नहीं होगी। जी हाँ, बिल्कुल। जब मैं पीने के बाद निकला और वहाँ जो गार्ड थे, वहाँ जहाँ मैंने पार्किंग में गाड़ी खड़ी की हुई थी, उन्होंने मुझसे बोला कि आप सर चल भी नहीं पा रहे हैं, आप अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पा रहे हैं, आप प्लीज़ गाड़ी यहीं छोड़ दीजिए और हम लोग रहते हैं रात में, आप सुबह आके मंगवा लीजिएगा या ले जाइएगा। मैंने उसको हटा के मैंने कहा हटो, मैं पहुँच जाऊँगा, मैं चला जाऊँगा। मैंने उसकी बात नहीं सुनी। जब ब्लैकआउट की स्टेज में मैं वहाँ से निकला और अल्टीमेटली मेरी गाड़ी उस रेलिंग से, उस पुल से टकराई और लटक गई और एयरबैग खुले, जिन्होंने मेरी छाती को दबाया और मेरी गाड़ी ऐसे बिल्कुल गिरने ही वाली थी, तब एकदम से मेरा नशा भी शायद टूटा और मुझे लगा कि मैं किसी बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। क्योंकि लोग, मैं देख रहा था, मेरी गाड़ी लटकी हुई थी, लोग आ रहे थे दौड़ दौड़ के कि एक्सीडेंट हो गया है, कुछ हो गया है। मैं तब समझ में आया कि कुछ बहुत भारी गड़बड़ हुई है मेरे साथ इस बार। अगर मैंने पहले जितने लोगों ने, मेरे घर वालों ने समझाया, मेरे दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने भी समझाया कि आप शराब पी के गाड़ी ना चलाएं, अगर मैंने उनकी बात सुनी होती, सीरियसली मानी होती, या जितने एक्सीडेंट्स मैंने अपनी लाइफ में देखे जो शराब पीने के दौरान हुए, उनको मैंने अगर ध्यान से देखा होता, समझा होता, सीरियसली लिया होता, तो शायद उस दिन मैं शराब पी के गाड़ी नहीं चलाता। लगभग मैंने 1 बोतल पी हुई थी, मैं लड़खड़ा रहा था, स्थिति ख़राब थी, चल भी नहीं पा रहा था पैरों में। और लेकिन वही है ना कि मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसे थे कि मैं तो घर पहुंच ही जाऊंगा। एक वो बैक ऑफ द माइंड तो मेरे बात चली रही थी कि गाड़ी चला के आराम से कहाँ पार्किंग में छोड़ेंगे, पहुंच जाएंगे घर, जैसे तैसे। हर बार पहुंचे हैं, इस बार भी पहुंच जाएंगे। मुझे शर्म भी आती है, पछतावे के साथ साथ शर्म भी इतनी महसूस होती है कि ये मैंने क्या किया। 6 महीने पहले मैंने एक गाड़ी बहुत ही प्यार से ख़रीदी थी और उसको बहुत संभाल के रखा, चलाया, और एक झटके में, एक गलत डिसीजन की वजह से उस गाड़ी को पूरी तरीके से मैंने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। वो लोग दुखी थे, वो लोग गुस्से में थे और कहीं ना कहीं खुश भी थे कि मैं बच गया। मेरे पिता की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, बेटा मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि शराब पीने के बाद गाड़ी मत चलाना, मत हाथ लगाना गाड़ी को, लेकिन तुम नहीं माने, बर्बाद कर दी 6 महीने पुरानी गाड़ी। दुखी भी थे, लेकिन कहीं ना कहीं एक खुशी भी दिख रही थी कि बेटा बच गया।
आज बेटा मर सकता था। मेरे अंदर एक वो पैनिक जिसको बोलते हैं कि मैं घबराना बहुत जल्दी घबरा जाता था किसी बात को लेके, क्योंकि उस एक्सीडेंट में मैं मरते मरते बचा। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें, रोज़मर्रा की चीज़ों जो लाइफ में होती हैं, मैं उनसे भी घबरा जाता था। कि किसी ने, अगर मैं कमरे में बैठा हूँ, वहाँ से कोई किसी ने ज़ोर से बोल दिया तो मैं घबरा गया एकदम से कि ये क्या हुआ। बहुत समय, बहुत पैसा लगा। मेरी गाड़ी 4-5 महीने जो खड़ी रही वर्कशॉप में, उसमें मेरा बहुत पैसा लग गया उसको वापस से पूरी तरीके से उसकी मरम्मत कराने में, ठीक कराने में। और मेरी अपनी जो इंजरीज़ थी, मेरे चेस्ट में कुछ इंटरनल इंजरीज़ हो गई थी, मुझे भी एडमिट रहना पड़ा हॉस्पिटल में, बहुत वहाँ भी खर्चा हुआ। तो इस एक इंसिडेंट की अगर मैं बात करूँ, मेरा पैसा भी लगा, मेरा समय भी लगा, और मैं कहूँगा कि लगा क्या, मैंने गंवाया। मैंने अपना समय जो अस्पताल में गंवाया और अपना पैसा गंवाया उस 6 महीने पुरानी कार को दोबारा से ठीक कराने में। अगर आपने पी हुई है, आप अपनी गाड़ी वहीं छोड़ दीजिए, आप कैब बुक कर लीजिए, ऑटो रिक्शा बुक कर लीजिए, आप मेट्रो से चले जाइए, जहाँ भी आप गाड़ी रखेंगे, छोड़ के जाएंगे, आपको गाड़ी मिल जाएगी दोबारा। लेकिन आप ये बात समझिएगा कि अगर एक बार जीवन चला गया, जीवन नहीं मिलेगा दोबारा। जी हाँ, बिल्कुल। मैं अपने सारे दोस्तों को रोकता हूँ हमेशा, अगर वो शराब के नशे में, उनको गाड़ी नहीं चलाने देता, और आगे भी ये करता रहूँगा, रोकता रहूँगा अपने सारे दोस्तों को, अगर वो नशे की हालत में, उनको गाड़ी नहीं चलाने दूँगा अगर मुझे पता है। और मैं आपसे भी ये गुजारिश करता हूँ कि अगर आप किसी को जानते हैं या कोई अगर आप नशे की हालत में गाड़ी चला रहा है या चलाना चाहता है, तो उसको आप रोकिए, बचाइए उसका जीवन। देखिए, मैंने करके माना, लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग मेरी बात सुन के मान जाइए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। लेट्स क्लैप फॉर ऑल ऑफ अस कि एटलीस्ट हम इतना टाइम देके उस चीज़ को सोच तो रहे हैं। बहुत सारे लोग को सोच भी नहीं रहे, एटलीस्ट हम इतना कॉन्शियस होकर समझ रहे हैं, सोच रहे हैं। रियल लाइफ इंसिडेंट है जिसके साथ में हुआ है, ही वॉज द लकी वन जो बच गए। बट ये बहुत अच्छी बात बोली, ये आप भी सर्च कीजिएगा कि एयर बैग की वजह से, प्रेशर की वजह से प्रॉब्लम एयर बैग से भी हो जाती है। किसी और की जान नहीं गई, उनकी जान भी नहीं गई, सिर्फ गाड़ी मतलब डैमेज हुई। बट करके सीखना है, या दूसरे के गलती से हम सीख सकते हैं। और शायद बहुत स्ट्रांगली उनके फ्रेंड्स ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया होता तो बच जाता, इतना कुछ नहीं होता। अदर्स कुड हैव ऑल्सो स्टॉप दैट, राइट? So from my side the presentation is closed. The forum is open if anyone want to speak something. Very thankful to all of you. Thank you so much. Thank you to Neha madam. Thank you so much.